हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम काफी लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं और क्लास 10 के लिए इस लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकेंड लेक्चर। क्योंकि इससे पहले हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जनरल इंट्रोडक्शन, जहां पर हमने बात करी है कि कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल है कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, जहां पर हमने डिस्कस किया है कि क्यों कार्बन कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है और कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आपको हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम के बाद हम यहाँ पर मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रीवियस लेक्चर के बारे में आप भूल भी गए हो, तो एक बार आप प्रीवियस लेक्चर चेक कर लीजिएगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पहला लेक्चर, आज हम मिल रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स के सेकेंड लेक्चर में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो मुझे अगर मैं डिफाइन करूं, मैं एक बार डेफिनेशन लिख देती हूँ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, देखिए द फिनोमिना ऑफ existence of same element, you can say atom, in two or more different forms having different physical properties, but identical chemical properties is called allotropy, and these different forms आप लिख सकते हो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दैट एलिमेंट, ना लिख सकते हैं आप यहाँ पे, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो अब डेफिनेशन लिखने के बाद हम स्ट्रेस डालते हैं कि इसको समझे कैसे, कि व्हाट इज दिस। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा बच्चे, फिनोमिना एग्जिस्टेंस ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, ठीक है ना, फॉर्म्स में पाया जाने वाला जाना, ये क्या कहलाता है? एलोट्रोपी कहलाता है। और जो एलोट्रोप्स बनते हैं, उन एलोट्रोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होती है? डिफरेंट होती है, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? आइडेंटिकल होती हैं, सेम होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को पहले एक बार स्टडी करना पड़ेगा कि एलोट्रोप्स क्या है। किसी एक ही सब्सटेंस का, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी एक ही सब्सटेंस का, एक ही एटम का, एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाना, और वो जो डिफरेंट फॉर्म्स है उस सब्सटेंस की, उनकी प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो। इस फिनोमिना को एलोट्रोपी बोलते हैं, और जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं सेम सब्सटेंस की, उनको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एलोट्रोप। फॉर एग्जांपल, लेट मी डिस्कस द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, क्योंकि हमारा टॉपिक ही एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को डिस्कस करना है। तो बच्चे अगर मैं बात करूं, कार्बन 3 डिफरेंट एलोट्रोप्स में पाया जाता है। अगर उससे भी पहले डिस्कस करूं, एलोट्रोपिक जो फॉर्म होती है वो 2 तरीके की होती है। एक हम बोल सकते हैं कार्बन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, एक तो होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होती है अमorphous फॉर्म, यानी कि कार्बन जो है इज फाउंड इन 2 डिफरेंट फॉर्म। एंड व्हाट आर दीज डिफरेंट फॉर्म्स? एक को हमने कहा क्रिस्टलाइन फॉर्म, और दूसरी फॉर्म को हमने बोला अमorphous फॉर्म। देखिए बच्चे, क्रिस्टलाइन और अमorphous का क्या मीनिंग होता है? क्रिस्टलाइन का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म जिसमें किसी सब्सटेंस का एक रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता हो, जिसका क्या बनता हो? एक रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता हो। जैसे अगर मैं आपसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, जैसे कॉपर सल्फेट है, उसके कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, आपके घर में इवन शुगर है, NaCl है, उनका एक डेफिनेट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो वो कौन सी फॉर्म है? क्रिस्टलाइन फॉर्म है। लेकिन अगर मैं बात करूं अमorphous फॉर्म की, जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, ये कौन सी फॉर्म होती है? अमorphous फॉर्म होती है, जिनमें
जो एटम्स होते हैं उनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, इधर उधर किसी भी पैटर्न में एटम्स पड़े होते हैं। जैसे क्रिस्टलाइन में मैं कहूँ कि मान लिया एटम्स इस पैटर्न में अरेंज हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो तरीके के एटम ले रही हूँ, मैंने कहा ऐसा फिर ऐसा, यहाँ पे ये है फिर ये है फिर सिंपल है, फिर यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे हमने कहा एक रेगुलर पैटर्न है अरेंजमेंट का कि एक ये एटम एक एटम ये, इस तरीके से, तो हम उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म। अमरफस का मतलब होता है कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कहीं पर भी एटम ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, अमरफस फॉर्म बोलते हैं। तो जब हम बात करें एलोट्रोप्स, कार्बन के 3 डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म है, वो कौन कौन सी, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट एंड अनदर वन इज फुलरी, इसका मतलब अगर मैं इनके फॉर्मूले की बात करूं, देखिए डायमंड का फॉर्मूला सी होता है, ग्रेफाइट का फॉर्मूला सी होता है, और फुलरीन की बात मैं करूं इसका भी फॉर्मूला बेसिकली सी ही होता है, उसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कितने सारे कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब डेफिनेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए, एक ही एलिमेंट का दैट इज कार्बन का एक से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाना, मीन्स कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी हो सकता है, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में भी हो सकता है, कार्बन फुलरीन्स की फॉर्म में भी हो सकता है, और कार्बन नैनो ट्यूब की फॉर्म में भी होता है, ठीक है ना, कार्बन नैनो ट्यूब्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये कैसी फॉर्म है, सारी की सारी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, अमरफस फॉर्म नहीं है। और अगर मैं बात करूं सभी की सभी प्योरेस्ट फॉर्म है, ऑल आर प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो इस लेक्चर में बच्चे हम बात करने वाले हैं ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज कि डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन्स में क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोबेबली जो 10 के लेवल का होगा उसकी सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स यानी कि एलोट्रोपिक फॉर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो लेट मी डिस्कस अबाउट फर्स्ट डायमंड। तो 3 जो एलोट्रोप्स हमने कार्बन के बात करे हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, तो उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डायमंड की। देखिए बच्चे, अगर मैं डायमंड की बात करूं, सबसे पहली बात, डायमंड जो है दैट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, इट इज वेरी हार्डेस्ट, वेरी हार्ड इन नेचर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसका मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 4200 केल्विन के आसपास हो सकता है, होता है लगभग 4200 केल्विन के आसपास। यानी कि अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, इट हैव वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर मैं इसके नेचर की बात करूं, ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है, इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये लाइट अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है और रिफ्रैक्ट भी कर सकता है, ठीक है। और उसी के कारण डायमंड जो होता है उसकी हर एक एज जो क्या करती है, इंटरनल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के कारण डायमंड क्या करता है, बहुत ज्यादा चमकता है, चमकदार होता है। तो नेचर कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं डायमंड के, तो डायमंड में बेटा एक कार्बन बाकी 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली अटैच होता है। मीन्स ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। एक कार्बन बाकी 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली अटैच होता है। यानी कि अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, देखिए ये स्ट्रक्चर जो है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये एक सेंट्रल कार्बन है, ये 1, 2, 3 एंड 4 अदर कार्बन से टेट्राहेड्रली अटैच है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हमने क्या बात की, 1 कार्बन is attached tetrahedrally to other 4 कार्बन। एक कार्बन अदर 4 कार्बन से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हुए जुड़ा हुआ होता है, लाइक दिस वन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए जो एंगल होगा ये बोन एंगल, मतलब इसकी बात करें क्योंकि ये सभी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। अगर मैं इस बोन लेंथ की बात करूं कि ये बोन लेंथ कितनी होती है, ये होती है 155 पिकोमीटर, 155 पिकोमीटर पीएम। मतलब ये जो 2 कार्बन होते हैं इनकी ये जो बोन लेंथ होती है, कितना डिस्टेंस होता है इनके बीच में, 2 एटम्स के बीच में, वो कितना होता है बेटा, 154 पिकोमीटर। याद रहे तो बढ़िया है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है कि याद रहे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं। अब देखिए ये जो एक कार्बन है ये भी बाकी 4 से और अटैच होगा,
एक से तो इधर से जुड़ा हुआ है, 3 से और अटैच होगा। ये कार्बन एक कार्बन से तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ये 4 से जुड़ा होगा, ये भी 1 से जुड़ा हुआ है 4 से, मतलब हर एक कार्बन। अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी बाकी 3 से और टेट्राहेड्रली अटैच होगा। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये भी बाकी 3 से और टेट्राहेड्रली अटैच होगा। इसकी बात करें, ये भी बाकी और 3 से टेट्राहेड्रली अटैच होगा। मीन्स एक कार्बन दूसरे कार्बन से टेट्राहेड्रली अटैच होता है। इस तरीके से एक दूसरे से अटैच होते 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 काफी बड़ा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है, जिसको हम टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल बोलते हैं, ये बोल दो, ये बोल दो, ये बोल दो, ये जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है, ये होता है 109 पॉइंट या डिग्री आप बोल सकते हो 28 मिनट। कितने का होता है टेट्राहेड्रल एंगल? 109 डिग्री 28 मिनट का ये एंगल होता है। 109 भी याद रख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 109। तो प्रॉपर्टीज की बात करें, हमने कहा कि बहुत ज्यादा हार्ड है। रीजन, क्योंकि एक कार्बन बाकी 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली अटैच होता है। और कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर। यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आपको दिख ही रहा है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और एक कार्बन बाकी 4 कार्बन से अगर अटैच है तो डेफिनेटली इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायमंड इज वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हो। डायमंड बैड कंडक्टर है, ठीक है, बट इट इज थर्मली वेरी कंडक्टिंग इन नेचर। थर्मली वेरी कंडक्टिंग इन नेचर मीन्स ये हीट को तो कंडक्ट करता है बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। बट ये कैसा है? थर्मली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडक्टिंग है। थर्मल हीट मतलब इसमें से पास हो सकती है, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ट्रांसपेरेंट होता है नेचर में। हमने कहा हार्ड है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, एक कार्बन टेट्राहेड्रली अटैच होता है बाकी 4 और कार्बन से, और इस तरीके से हर एक कार्बन बाकी 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली अटैच होते होते बहुत ज्यादा रिजिड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें बहुत सारे कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं। हमने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। और क्योंकि हमने कहा थर्मली कंडक्टिंग है और बहुत ज्यादा हार्ड है, तो इसका यूज जो किया जाता है वो ग्लास को कट करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? ग्लास कटिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर कहीं पर ड्रिलिंग करनी है, बोरिंग करनी है, तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है, बिकॉज डायमंड इज वेरी वेरी हार्ड सब्सटेंस। प्योर डायमंड की अगर हम बात करें, प्योर डायमंड तो बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ज्यादा ग्लो करता है। लेकिन जो इम्प्योर डायमंड होता है उसको पहले तराशना पड़ता है, तब जाकर वो प्योर फॉर्म ऑफ डायमंड में चेंज होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, जिसमें कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 154 पिकोमीटर, ठीक है। नाउ लेट वी टॉक अबाउट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात करते हैं कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बच्चे अगर हम बात करें ग्रेफाइट के बारे में, तो पहली बात तो इसका जो कलर होता है वो ग्रे ब्लैक होता है। इट इज ग्रे ब्लैक इन कलर, ठीक है, इट इज ग्रे ब्लैक इन कलर। वहां पे हमने कहा कि डायमंड हार्ड होता है, उसके अपोजिट ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। हमने बात करी डायमंड क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट, हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर मैं बात करूं हीट के केस में, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी से कम होती है तो अच्छा ये भी, लेकिन डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है बट डायमंड से कम होती है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट का ये गुड कंडक्टर है। इसका रीजन क्या है कि व्हाई इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड these free electrons are responsible for conduction of current, conduction of electric current। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यही इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
बच्चे अगर मैं और बात करूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेट मी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो बच्चे अगर हम यहाँ पे बात करें, ग्रेफाइट में ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स बनी होती हैं इस तरीके से, लाइक दिस, और इसमें एक कार्बन बाकी 3 और कार्बन से अटैच होता है। 1 कार्बन इज अटैच टू अनदर 3 कार्बन, लाइक दिस। ये देखिए, अब आप यहाँ पे कोई भी एक कार्बन उठा के देख सकते हैं। देखिए ये रहा एक कार्बन, ये सभी जो मैंने सर्कल लगाए हैं वो कार्बन है। आप देखिए कितने कार्बन थे, ये भी कार्बन है, ये 1 2 3। इस कार्बन की बात करें 1 2 3। आगे मैं किसी और कार्बन की इसकी बात करूं 1 2 3, आगे ये चलते जाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से, ये प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है, ग्रे ब्लैक होता है, सॉफ्ट होता है, गुड कंडक्टर होता है, और इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन से अटैच होता है। इसका मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, फ्री, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सिर्फ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। देखिए अभी इस कार्बन की बात करूं, क्योंकि कार्बन बनाएगा तो 4 ही बॉन्ड, जिनमें से 3 ऐसे अटैच करा और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए, इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया तो इस कार्बन के इधर से अटैच होने के बाद 4 बन जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो इस तरीके से इनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। और एक्चुअली में लेयर स्ट्रक्चर होती है। लेयर कैसे, जैसे एक लेयर मैंने नीचे बनाई है, एक लेयर हम यहाँ पे बना देते हैं। देखिए ये 6 एटम्स बनाए, इनको ज्वाइन किया, ऐसे ही आप 6 एटम्स बनाकर इनको हेक्सागोनल रिंग्स जो होती हैं वो ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, लाइक दिस। ठीक है, आप हेक्सागन्स बनाते रहिए, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते रहिए, तो ये ऐसे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो लेयर है इस लेयर से ऐसे जुड़ी हुई होती है, और ये जो 2 लेयर होती हैं आपस में एक दूसरे के पास, ये दोनों लेयर एक दूसरे से 340 पिकोमीटर डिस्टेंस पे दूर होती हैं। मतलब एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, ऊपर एक लेयर हो गई, नीचे एक लेयर हो गई। तो क्योंकि ये लेयर्स जो बन रही है यहाँ पर ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, जिसमें एक कार्बन कितने और कार्बन से, 3 कार्बन से अटैच है, वहां पर जो स्ट्रक्चर था 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है, जिसको आप बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है जो एक्चुअली में 3D में दिखाई देता है। तो इट हैव 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट हैव 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। इस तरीके से, जिसमें हमने कहा एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर ऐसे स्लिप कर सकती है। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट, इट इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट्स। ठीक है, स्नेहक के रूप में मशीन के पार्ट्स में ल्यूब्रिकेंट की तरह इसका यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आप लगा सकते हैं ऐसे, जिस भी कार्बन पर लगे कि वो 4 बॉन्ड नहीं बना रहा, वहीं पर हम ऐसे डबल बॉन्ड शो कर सकते हैं, इसमें भी ऐसे डबल बॉन्ड शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किस चीज की, कि इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है और एक और 2 लेयर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, ये होता है 141.5 पिकोमीटर। वहां पर हमने कहा था डिस्टेंस होता है 154 पिकोमीटर। इसका मतलब मैं सीधा सीधा ये बोल सकती हूँ कि डायमंड के अंदर कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, जबकि ग्रेफाइट के बीच में कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, डबल बॉन्ड बनता है, जबकि ये सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड लेंथ हमेशा डबल बॉन्ड लेंथ से बड़ी होती है। ये आगे जब हम कार्बन के कंपाउंड्स करेंगे तो वहां थोड़ी सी और बातें हमें समझ में आएंगी। तो दिस इज द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ किसका, ग्रेफाइट, जिसमें एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन से अटैच होता है। एक फ्री कार्बन पूरी रिंग के अंदर क्या करता रहता है, घूमता रहता है, और इस मूवमेंट के कारण ही ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट है। बट मैंने कहा हीट का ज्यादा अच्छा कौन है, डायमंड, बट ये भी अच्छा कंडक्टर है। इसको यूज किया जाता है एज ल्यूब्रिकेंट। तो लेयर स्ट्रक्चर होते हैं जो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर कर सकती है, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट इन मशीन्स एटसेट्रा। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, दैट इज कॉल्ड फुलरीन्स। ठीक है, फुलरीन्स। बच्चे अगर हम फुलरीन्स की बात करते हैं, फुलरीन्स
जो सबसे पहली फुलरीन डिस्कवर हुई थी वो थी C60। कौन सी फुलरीन थी? C60। यानी कि 7 कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच थे, किस तरीके से? मेकिंग 5 मेंबर एंड 6 मेंबर थे। यानी कि अगर मैं फुलरीन की बात करूं तो इनको बकी बोल्स भी बोला जाता है, दे आल्सो कॉल्ड बकी बोल्स। जो पहली फुलरीन डिस्कवर हुई थी वो डिस्कवर हुई थी 1985 में। कितने में डिस्कवर हुई थी? 1985 में। किसने डिस्कवर की थी? ये डिस्कवर की थी R.E. स्माले, R.F. कर्ल एंड H.W. करोटो। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने, ये दो एक जगह से थे, ये डिफरेंट जगह से थे। इन तीनों ने मिलकर, प्रोबेबली आप बोल सकते हो, मतलब इन दोनों ने इकट्ठा काम किया था, इसने अलग से काम किया था, बट काम इसी पर किया था। मतलब सबसे पहले कार्बन की C60 फॉर्म को, फुलरीन को डिस्कवर किया था स्माले, कर्ल, क्रोटो, ये 3 साइंटिस्ट। और इसी के लिए इन्हें 1906 में नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? फॉर द डिस्कवरी ऑफ फुलरीन। तो फुलरीन को बकी बोल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो फुलरीन है वो C20 से लेकर C360 इवन और भी ज्यादा कार्बन की हो सकती है, जिनमें C20, किसी में C30, किसी में C60, किसी में C70, किसी में 200 कार्बन, किसी में 400 कार्बन, हमने कहा 360 से ज्यादा कार्बन भी एक दूसरे के साथ अटैच होकर क्या बनाते हैं? फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि अगर मैं फुलरीन के स्ट्रक्चर की बात करूं, फुलरीन का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो सोकर की जो बॉल होती है, सोकर बॉल जैसा होता है, ठीक है, फुटबॉल स्ट्रक्चर टाइप आप बोल सकते हो, जिसमें ऐसे पेंटागोनल रिंग्स बनी होती हैं। यानी कि पेंटागन, पीछे की तरफ मैं इसको शो कर रही हूँ कि यहाँ पे पेंटागन बना हुआ है और उसके साथ साथ हेक्सागोनल रिंग भी बनी होती है। देखिए ये रिंग कैसी? हेक्सागोनल, ठीक है। और अगर मैं ऐसे एक रिंग और बना दूं, ये रिंग कैसी है? पेंटागोनल। ये रिंग कैसी है? पेंटागोनल। और ये कैसी है? हेक्सागोनल। तो पूरी की पूरी फुलरीन पर पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स बनी होती हैं। तो हमने बात करी कि फुलरीन्स, कार्बन C60 की मैं बात कर रही हूं, हैव पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स। हेक्सागोनल रिंग, पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग। देखिए जो हेक्सागोनल रिंग होती हैं, हेक्सागोनल रिंग्स जो होती हैं, वो पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों से अटैच होती है, दोनों से अटैच होती हैं। जो पेंटागोनल रिंग होती है, जो हेक्सागोनल रिंग होती है, यानी कि इस रिंग की बात कर रही हूं, इसका मतलब ये रिंग हेक्सागोनल रिंग से भी किसी दूसरी हेक्सागोनल रिंग से, जैसे मैं यहां पर हेक्सागोनल रिंग बना दूं लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सागोनल से भी अटैच होती है और पेंटागोनल से भी अटैच होती है। बट पेंटागोनल रिंग attached to only hexagonal ring, attached to only hexagonal ring। मतलब ये जो पेंटागोनल होती है ये सिर्फ हेक्सागोनल रिंग से अटैच होती है, ये पेंटागोनल से अटैच नहीं होती है। तो ये बात भी याद रखने की है कि हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स जो होती है वो एक दूसरे से किससे अटैच होती है? हमने कहा हेक्सागोनल रिंग दोनों से अटैच होती है, जबकि पेंटागोनल रिंग सिर्फ हेक्सागोनल रिंग से अटैच होती है, पेंटागोनल से अटैच नहीं होती है, ठीक है। तो हमने कहा फुलरीन्स के अंदर सोकर बॉल जैसा या फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है और उस फुटबॉल में पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग बनी होती है। अब बात ये आती है, इसको डिस्कवर तो इन लोगों ने किया था, व्हाई इट इज कॉल्ड फुलरीन, इनको नेम फुलरीन क्यों दिया गया? देखिए बच्चे इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। जब फुलरीन की डिस्कवरी हुई तो उस टाइम पर ये तीनों लोग ये सोच रहे थे कि एक बड़ा ही डिफरेंट कंपाउंड है जो कि पहली बार 1985 में डिस्कवर हुआ है। तो वे सोच रहे थे कि इसको क्या नाम दिया जाए, ठीक है। तो अमेरिका में एक जियोडेसिक डोम है, मतलब एक बिल्डिंग बनी हुई है ऐसे डोम की तरह, और ये जो डोम है इस डोम पर भी ऐसे ही पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स बनी हुई हैं, जैसे कि किसके केस में थी? फुलरीन्स के केस में थी, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर। और जो ये जियोडेसिक डोम बना हुआ है, जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, जो आर्किटेक्ट जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। पूरा नाम था रॉबर्ट बकमिंस्टर
रॉबर्ट बकमिंस्टर फुलर। तो जैसे ही इन लोगों ने ये देखा कि हमारा कंपाउंड बिल्कुल इस जियोडेसिक डोम जैसा है, और ये जियोडेसिक डोम किस आर्किटेक्ट ने बनाया था? रॉबर्ट बकमिंस्टर फुलर ने। तो इन्हीं के नाम पर, किनके नाम पर? जिन्होंने ये जियोडेसिक डोम बनाया था, आर्किटेक्ट के नाम पर इन्होंने अपने कंपाउंड का नाम क्या रख दिया? बकमिंस्टर फुलरीन या सिंपल फुलरीन। तो हम इनको फुलरीन्स नहीं, पूरा नाम इनको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन या सिर्फ फुलरीन। तो ये पहली बकमिंस्टर फुलरीन थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो हेक्सागोनल रिंग और पेंटागोनल रिंग होती है उनका नंबर एक्चुअली में फिक्स होता है एक पर्टिकुलर रिंग के लिए। तो अगर मैं बात करूँ C60 की, तो यहाँ पर 20 हेक्सागोनल रिंग होती है। किसमें? 20 हेक्सागोनल रिंग, 20 हेक्सागोनल रिंग्स, और होती है 12 पेंटागोनल रिंग्स, 12 पेंटागोनल रिंग। किसकी बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट C60। जो ये पेंटागोनल रिंग होती है बेटा, इनका नंबर होता है फिक्स। पेंटागोनल रिंग का नंबर क्या होता है? फिक्स होता है हर एक फुलरीन में। लेकिन हेक्सागोनल रिंग का नंबर चेंज होता रहता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं C70 की बात कर रही हूँ, C70 भी फुल रिंग है, मैंने कहा C80, C90, C100, C120 बहुत सारी हैं। ठीक है, तो C70 में अगर मैं बात करूं, इसमें कितनी पेंटागोनल और हेक्सागोनल होती हैं? इसके अंदर होते हैं 25 हेक्सागोनल रिंग्स और 12 पेंटागोनल रिंग्स। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किसका नंबर फिक्स होता है, पेंटागोनल का या हेक्सागोनल का। तो किसका नंबर फिक्स होता है? पेंटागोनल का फिक्स होता है, हेक्सागोनल का बदल जाता है। तो इसको निकालने के लिए यूजुअली हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं n-20 डिवाइडेड बाय 2, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन फुलरीन, नंबर ऑफ कार्बन इन फुलरीन। जो भी फुलरीन आपने ली है उसमें नंबर ऑफ जितने कार्बन है, जैसे अगर मैं C60 की बात करूं तो यहाँ पे मैंने 60 कार्बन लिए हैं, -20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 40 बाय 2 यानी कि 20। तो इसीलिए हमने कहा यहाँ पर कितनी 20 हेक्सागोनल रिंग होती है। मैंने C70 की बात करी तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं C70 के लिए, तो यहाँ पे 70 - 20 बाय 2 यानी कि 50 बाय 2, तो कितनी वैल्यू आ गई 25। इसलिए मैंने कहा कि इसके अंदर कितनी रिंग होती है हेक्सागोनल, C70 के अंदर 25 हेक्सागोनल रिंग होती है। तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स फुलरीन्स में निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं, जिसमें हमने कहा पेंटागोनल रिंग का नंबर तो क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फुलरीन्स। अगर बच्चे हम बात करें फुलरीन जो है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्योंकि मेडिसिन हिस्ट्री में इनका बहुत ज्यादा यूज है और आने वाले टाइम में फुलरीन के ऊपर और ज्यादा डिस्कवरी हो रही है। देखिए, ऐसी फुलरीन जिनमें 100 से कम कार्बन होते हैं, जिनमें 100 से कम कार्बन होते हैं उनको बोलते हैं बकीबोल्स। जिनमें 100 से ज्यादा मोर देन 100 कार्बन होते हैं, मोर देन 100 कार्बन होते हैं, उनको बोलते हैं जाइंट बोल्स। उनको क्या बोलते हैं? जाइंट बोल्स। तो बकी बोल्स किसके लिए यूज किया जाता है? ऐसे फुलरीन्स जिनमें कार्बन, कितने कार्बन? 100 से कम कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होकर फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग। और जाइंट बोल्स किसको बोलते हैं? जिनमें 100 से ज्यादा कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच करके क्या बनाते हैं? बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फुलरीन की, फुलरीन ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, और इनका नाम किसके नाम पर? अमेरिका में एक डोम है, जियोडेसिक डोम, उन्होंने जिस आर्किटेक्ट ने उन्हें बनाया था उनके नाम पर इनका नाम रखा गया, जो कि बनाई थी ये स्मॉले, कर्ल और क्रोटो ने पहली बार डिस्कवर की थी 1985 में। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ कार्बन, दैट इज क्रिस्टलाइन, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट, इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके लिए 10th लेवल पर सही है, सफिशिएंट है। तो आप चाहें अब डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन्स में अपने बेसिस पर डिफरेंस लिख सकते हैं। तो मेक अ टेबल जिसमें आप क्या करें, तीनों के बारे में अलग अलग से लिखें, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लिखें, इनके नेचर के बारे में लिखें, इनके स्ट्रक्चर के बारे में लिखें, और जो जो इन्फॉर्मेशन हमने इनसे रिलेटेड पढ़ी है उसके बारे में लिखें। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन सब की बात करूं, है तो सभी कार्बन, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कार्बन को बर्न करूं तो भी मुझे क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है,
ग्रेफाइट को बर्न करूं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, फुलरीन को बर्न करूं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। मतलब है तो सभी कार्बन ही, बस डिफरेंस किस चीज का है कि उनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है, जिनके कारण की फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई। कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, कोई इंटरमीडिएट नेचर है, किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, किसके इंटरमीडिएट है, कोई क्रिस्टलाइन है, कोई अमरफस है, किसी की नेचर कैसी है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्म है, लेकिन ये तीनों क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो दिस इज ऑल अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट लेक्चर बेटे जो हम कार्बन एंड इस कंपाउंड का शुरू करेंगे, उसमें हम कार्बन के बेसिक शुरू करेंगे, यानी कि अगर मैं बोलूँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ये रीड करिएगा, नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।